नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम ट्रैवल करेंगे एक ऐसे समय में जहाँ पे सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होता है और जिसके बाद आपकी और हमारी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसकी शुरुआत मानी जाती है कि 18th सेंचुरी के अराउंड हो गई थी। अब आप एक चीज़ अपने दिमाग में डालिए, एक चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि 1750 का समय चल रहा है और अब तक जो है लोग जो है बैलगाड़ियाँ चला रहे थे और हाथ से कपड़े बनाते थे, मोमबत्ती की रोशनी में जो है अपना काम किया करते थे। लेकिन फिर एकदम से स्टीम इंजन आ जाता है और दुनिया जो है उसके बाद कंप्लीटली बदल जाती है। वहाँ से ही आप देखेंगे कि कैसे बिजली की शुरुआत हो गई, कैसे लाइट की शुरुआत हो गई, स्टीम इंजन आ गया, हमारा मूवमेंट जो है वो फास्ट हो गया। तो इतनी तेज़ी हमारी जो है प्रोग्रेस में आई, जिससे आज तक जो है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका साफ मतलब है कि मशीन ने इंसान की लाइफ को हाईजैक कर दिया। मतलब कंप्लीटली जो है हम लोगों जो है मशीन से घिरे हुए हैं और आज तक हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हम मशीन पे डिपेंडेंट हैं। तो 1760 से जो है ये कहानी शुरू होती है और ब्रिटेन इसका एक मेजर सेंटर हुआ करता था जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। आप देखेंगे हैंड टूल से हम पावर्ड मशीन्स की तरफ चले गए, छोटे छोटे गांव से बदल के हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ में चले गए, कॉटेज इंडस्ट्री से हट के हम बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर तब्दील हो गए। और एक तरफ जब हम एनिमल्स का इस्तेमाल करके अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें करते थे, वहाँ से शिफ्ट होके हम जो है एडवांस्ड इंजन्स की तरफ चले गए हैं। तो ये जो है प्रगति इंसान ने की है और बिल्कुल जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो अगर आप इसके डिफरेंट फेजेस को देखें तो एट प्रेजेंट हम ये मानते हैं कि ये 4 डिफरेंट फेज में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो चला है और आज तक भी जो है ये चल ही रहा है। मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये ह्यूमैनिटी के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम मशीन्स को डेवलप करते जाएंगे, वैसे वैसे आप मान के चलिए कि आप अलग अलग फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होंगे। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो देखिए 1760 से लेके 1840 तक एक फेज़ था जिस समय साइंटिफिक इन्वेंशंस पे फोकस हो रहा था। मशीनें बन रही थी, इंजन बन रहे थे, है ना, अलग अलग तरीके खोजे जा रहे थे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के। सेकंड फेज आता है 1840 से लेके 1914 तक, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके भरोसे अपनी मशीन्स को चलाते हैं। ये सेकंड फेज था। मतलब हम धीरे धीरे असेंबली लाइंस, मास प्रोडक्शन, उस रास्ते की तरफ चल रहे थे। और थर्ड जो युग शुरू हुआ वो था कंप्यूटर की एज। तो कंप्यूटर एज ने फर्दर चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया और आज हम फोर्थ स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट प्रोडक्शन, स्मार्ट मशीन्स, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो कितना अलग है जब ये उस समय शुरू हुआ था और आज की ज़िंदगी जब हम अपने आसपास देखते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन जब हम उस फेज़ में चलें, जबकि बात हो रही है फर्स्ट फेज़ में, जब 1760 का वो समय चल रहा है 1760, और 1769 के अंदर एक जो है एक बड़ा इवेंट हुआ। 1769 में जेम्स वॉट स्टीम इंजन को परफेक्ट कर देते हैं, है ना। स्टीम इंजन उस समय जो है पहले बना चुके थे लेकिन परफेक्शन उस पर नहीं आ रही थी, लेकिन जेम्स वॉट का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा और स्टीम इंजन से कहानी जो है हमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये स्टीम इंजन ही था जो एक बेसिक इंजन था जिसकी फर्दर एडवांसमेंट से जो है आज हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो 1712 के अंदर जो न्यूकॉम, थॉमस न्यूकॉम जो है उनका नाम था, और थॉमस न्यूकॉम जो है कुछ हद तक एक बेसिक लेवल का स्टीम इंजन बना चुके थे, ठीक है। लेकिन उस इंजन के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि उसके अंदर 75% जो कोयला था वो वेस्ट हुआ करता था। जो इनका इंजन ये बना, ये उतना मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं था और 75% आप जो है कोल वेस्ट कर रहे हो, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ख़राब थी, वो इंडस्ट्रियलाइज करने लायक नहीं था। तो तब जो है जेम्स वॉट उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए और चीज़ों को इन्होंने अच्छा कर दिया और धीरे धीरे जो है मतलब आप देखेंगे कि जेम्स वॉट के इस एफर्ट से पूरी एफिशिएंसी 5 टाइम इंक्रीज हो गई थी
और ये एक नई इनोवेशन थी और बोल्टन एंड वॉट नाम की कंपनी भी बनाई और तकरीबन जो है 496 इंजन्स इन्होंने डेवलप किए थे। तो अब ये मास प्रोडक्शन की तरफ जा रहे थे, दुनिया को जो है इन इंजन्स की ज़रूरत पड़ रही थी और ब्रिटेन के अंदर कहानी शुरू हो चुकी थी। साथ में जब हम ब्रिटेन की बात करें तो टेक्सटाइल, इसको हम दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने इन पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स का सबसे पहले इस्तेमाल किया। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम, जितने नाम मैं ले रहा हूँ वो सब कहीं ना कहीं टेक्सटाइल के साथ ही एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट फेजेस में हम बात करेंगे, लेकिन मेन कहानी ये है कि आप स्टीम इंजन की कहानी आगे चला रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी से मशीनें चलाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में कंप्लीट चेंज हुई। और ये सोशो इकोनॉमिक चेंज जो आ रहा था उसने कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बदले हैं। जब लोग बदलते हैं तो उनके लीडर्स भी बदलते हैं, सरकारों की प्रायोरिटी चेंज होती है, उसकी कहानी भी जो है अब आगे निकलने लगी थी। तो जैसे ही हम इस फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं, जिसको हम मतलब आप देखेंगे कि बेसिक लेवल पे जो है आप चीज़ों को बना रहे हो और धीरे धीरे आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाते हैं कि 1870s ऑनवर्ड्स हमें दिखा कि हम इन जो भी हमने इन्वेंशंस की थी उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके चले थे कि इंडस्ट्री में उनको कैसे जो है यूज़ किया जाए। पहले किसी भी चीज़ की आप खोज करते हैं, खोज के बाद उसके बाद आप उसे जो है इंडस्ट्री का हिस्सा बनाते हैं कि भी उससे हम कैसे जो है मास प्रोडक्शन करें, कैसे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उस आइडिया से लोगों की लाइफ को बेटर करें। पहले तो एक बार आप लैब में चीज़ें बनाएंगे ना, उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री लेवल तक पहुंचती है। तो ये कहानी जो है तकरीबन 1870 तक जो है धीरे धीरे इंग्लैंड में तो काफ़ी हद तक फैल ही चुकी थी, बाकी जो है एरियाज़ में भी इसका नाम, इसका जो पूरा का पूरा यूटिलिटी का एंगल था वो आगे बढ़ने लगा था। तो मास प्रोडक्शन की टेक्निक्स जो है वो निकलने लगी, ट्रेड कॉमर्स आगे बढ़ा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी था, तो बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा, है ना। तो ये कहानी बन रही है आगे। अब ऐसे में आप देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो खेल खेला गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट वाज इन 1829। तो 1829 में ऐसा क्या होता है कि देखिए 1829 के अंदर यहाँ पे एक नाम आता है जॉर्ज स्टेफेंसन। जॉर्ज स्टेफेंसन जो है वो एक रॉकेट नाम का लोकोमोटिव इंजन जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टेफेंसन साहब का बहुत इंपॉर्टेंट ये कंट्रीब्यूशन था। मतलब उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रेन्स का इस्तेमाल करने लगे थे। मतलब रॉ मटेरियल लेके जाना है आपको फैक्ट्री तक, तो उसके अंदर ट्रेन का इस्तेमाल होगा, तो वो चीज़ रेवोल्यूशनाइज हुई। और उसके बाद हम जानते हैं कि ट्रेन का जो है इस्तेमाल लोगों ने अपने ट्रैवल करने के लिए भी यूज़ किया। लेकिन जॉर्ज स्टेफेंसन का जो रॉकेट नाम का, रॉकेट था उसका नाम, इंटरेस्टिंग नाम, ठीक है, रॉकेट नाम का उनका लोकोमोटिव वो लेके आते हैं और उसकी मैक्सिमम स्पीड 30 माइल्स पर आवर थी। मतलब ये 30 माइल्स पर आवर उस समय जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसको समझा जाता था कि ये लाइटनिंग स्पीड है, कि लाइट की स्पीड से चल रहा है ना। हमें बाकी चीज़ों का तो आइडिया था नहीं, लेकिन काम आसान हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीपर हो गया, लोगों की मोबिलिटी जो है वो आसान हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट बना। और ऐसे ही जो है मल्टीपल एरियाज़ के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिली कि आपके यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स बढ़ रहा है। आप जो है यहाँ पे इवन शिप्स के अंदर में भी आप इंजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगे हैं, और साथ साथ रेल के थ्रू चीज़ों को जो है वो किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा बेनिफिट्स था कि ब्रिटेन के अंदर बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ निकल के आए, लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बड़े स्केल पे हो रहा था। ये शहर जो है ट्रेडिशनल विलेजेस से हट के अब बड़े हो चुके थे, और ब्रिटेन जो है इस पूरी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ थी जो हमें यहाँ पे दिखी है। अच्छा, अब इस पूरे खेल के अंदर डेमोग्राफिया भी चेंज होने लगा। मतलब लोग भी जो है उनकी प्रैक्टिसेस, उनके रहन सहन का तरीका, उनकी प्रायोरिटीज़ वो सब बदलने लगी हैं। मतलब एक नया मोरल कोड आ रहा था, एक नया सोसाइटी का कोड आ रहा था। क्लियर? सोसाइटी एक नई चीज़ बना रही थी जिसको हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बोलते हैं। मतलब आप देखिए कि जो एंटरप्रेन्योर टर्म है वो उस समय वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। आज हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है हमारे देश के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो उस लेवल की सोच वहाँ पे जो है 18th सेंचुरी के अंदर चल रही थी। ठीक है,
तो रेलवे बहुत बढ़िया काम कर रहा था, रेलवे ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया, लोगों की मोबिलिटी होने लगी, आइडियाज़ भी ट्रैवल कर रहे थे। जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो उनके आइडियाज़ भी जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। अब इसके बीच में कुछ फैक्टर्स को अगर हमें समझना है तो उसके अंदर एग्रीकल्चर का भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे समझना होगा। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या बेनिफिट हुआ कि आपके पास जो है लोगों की इनकम, खासकर उन लोगों की जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो रूरल एरिया के अंदर जो पब्लिक रह रही थी उनकी इनकम यहाँ से इंक्रीज हुई। और आप समझिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये उनकी परचेजिंग पावर को भी बढ़ा रहा है। तो जैसे उनकी परचेजिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अब जो आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं आपको मार्केट तक तो लेके जाना ही है, उसके लिए मार्केट भी तो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो वो रूरल एरियाज़ के अंदर जब उनकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आने लगा, नई नई टेक्निक्स आने लगी, है ना, धीरे धीरे मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ जो है किसान जाने लगे, तो उनकी इनकम काफ़ी बेटर हो गई। अब इनकम बेटर हो गई मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम बना रहे हैं उसके लिए आपके पास ऑलरेडी जो है एक मार्केट भी अवेलेबल है जहाँ पे जो है आप सामान बेचोगे। अब धीरे धीरे हो क्या गया कि जैसे ही मशीन्स का युग आने लगा, तो ये जो लेबर थी, एग्री लेबर, ठीक, यही एग्री लेबर जो है डाइवर्ट कर दी जाती है फैक्ट्री की तरफ। ये अपने आप में भी समझने वाली चीज़ है कि कैसे सरप्लस जो लेबर फोर्स पहले एग्रीकल्चर के अंदर काम करती थी, वही लेबर फोर्स अब जो है आप उनसे फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी एक सिस्टम में मिल रहा था, वो ह्यूमन रिसोर्स मिला तभी तो है आगे जाके फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स ही ना मिलता तो आप कैसे जो है चीज़ें आगे बढ़ाते, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हमने देख लिया, रेडियो, टेलीग्राफ, है ना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ें होने लगी थी। मतलब अगर हम टेलीग्राफ की बात करेंगे तो सैमुअल मोर्स जो है नाम आता है, उन्होंने इस कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, ओके। तो ये बड़ी चीज़ है, मतलब आप टेलीग्राफ को छोटी चीज़ ना समझिए। टेलीग्राफ हम आज के हिसाब से देखें तो ये उस समय का इंटरनेट था, है ना, कि किस तरीके से आपके एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का एक रिसीवर होगा, आप सिग्नल के थ्रू जो है अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। आज तो हम इंटरनेट की एज में है ना, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन इसकी जो मेजर रूट्स जो वहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए थे वो 1837 का समय था, जब सैमुअल मोर्स जो हैं वो इस पूरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेके आते हैं जो कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज करता है। मतलब आप देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इसका कितना इंपॉर्टेंट यूज़ रहा होगा कि अब ऑर्डर प्लेस करने हैं तो वो आप टेलीग्राफ करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोई आपको मैसेज पहुंचाना है किसी भी लेवल का, अलग अलग फील्ड्स में आप इसका जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय के अंदर, ओके। अच्छा, अब इस पूरी कहानी का जो हमारा सेंटर पॉइंट था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई ये पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, भाई ऐसी क्या खासियत थी इंग्लैंड के अंदर जो ये यहाँ पे होने लगा था, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट समझना है कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ के साथ आप इंग्लैंड को कंपेयर करोगे, ठीक है, यूरोप देखिए आप, रेस्ट ऑफ यूरोप जो उस टाइम पे था वो बेसिकली लड़ाई में बिजी था। अब यूके पूरा सिस्टम अलग चलता था, यूके लड़ाई में इतना ज़्यादा एंटर नहीं होता था, ठीक है। प्लस आप देखेंगे रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए यहाँ पे इंडिया जैसी कॉलोनी जो है वो यूके के हाथ लग चुकी थी। बेसिकली अफ्रीका के अंदर भी यूके की जो है वो प्रेजेंस थी, तो उनका काम आसानी से चल रहा था, उनको लड़ाई वगैरह लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इनके टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं थे। और सिंपल सी बात है, ये एक आइलैंड है, ओके, यूरोप से थोड़ा हटके है, तो उसका भी बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं यूके को मिल रहा था, जो इसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करता था। अब जब आप मतलब लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कितनी नेशनल सेविंग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेशनल सेविंग जो है इनके एंड पे होती थी। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर थी एज़ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ यूरोप जो है, इनकी परचेजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो हमें समझनी है कि आपके पास एक मार्केट है जो लड़ नहीं रही, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्राइम फोकस है दैट इज़ नॉट वॉर, गवर्नमेंट का फोकस इज़ आउटराइटली मैकेनाइजेशन, ठीक है, मशीन, इंडस्ट्री, ये इनका फोकस है।
और आपके रिसोर्सेज, आपकी एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो रहे, क्योंकि आप जो है अपना सारा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर लेके आ रहे हो, लोगों तक आप कमोडिटीज पहुंचा रहे हो, मार्केट का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो 18th सेंचुरी आते आते बेसिकली कॉलोनाइजेशन की हेल्प से या बाकी चीज़ों की हेल्प से इंग्लैंड जो है वो कंप्लीटली रेडी था हर चीज़ के हिसाब से। मतलब इनके पास कॉलोनीज थी, ये कॉलोनीज जो हैं, इंडिया हो या अफ्रीका हो, वो कॉलोनीज एक रेडीमेड मार्केट भी हैं, सामान भी वहाँ पे बिकेगा, है ना। और इन्होंने कोशिश भी पूरी करी थी कि कैसे जो है इंडियंस के टेस्ट को चेंज किया जाए, कि इंडियंस जो हैं वो सब चीज़ें खरीदने लगें जो ब्रिटिशर्स जो है वो लेते हैं। तो चाहे वो हमारे कपड़े पहनने का तरीका हो या बाकी दूसरे टेस्ट्स की बात करें, तो यहाँ से कहानी इन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर आप आगे देखिए कि जैसे कॉलोनीज वाला पॉइंट हमने देखा कि इनके पास रॉ मटेरियल आ रहा था, और पॉइंट ये है कि सी ट्रेड में इंग्लैंड की उस टाइम पे कहीं ना कहीं मोनोपोली थी। मतलब कमर्शियल रूट्स इनके पास थे, जिस भी ये देश में प्रेजेंट थे वहाँ पे स्पेशल परमिशंस इनको मिल जाती थी, है ना, अच्छी परमिशंस मिल जाती थी। दूसरे जो देश थे वो अलग सिस्टम से चल रहे थे, वहाँ पे सर्फडम था, क्लास सिस्टम चलता था यूरोप के अंदर। और मतलब आप इसके अंदर देखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं थी, मतलब अबॉलिश हो चुका था जो पुराना जो है मॉरल कोड सोसाइटी का था। यूरोप के अंदर अभी भी वही सर्फडम या जो ये क्लास सिस्टम की बात हो रही है, अगर मैं उसको हमारे यहाँ से लिंक अप करूँ तो एक टर्म बोली जाती है सामंतवाद। ओके, कि भाई कुछ सेक्शंस का डोमिनेंस रहेगा बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑल। मतलब हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम जैसा एग्जैक्टली तो नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसा था कि वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो जब आप ये टर्म देखें कि फ्यूडलिज्म ब्रिटेन के अंदर हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन फ्यूडलिज्म उस टाइम पे यूरोप में अभी भी चल रहा था। मतलब जो इंग्लैंड की आपकी सोसाइटी थी वो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। और यहाँ पे अगर आपकी सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती है, वही सोसाइटी होती है जहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जो सोसाइटीज़ आपकी प्रोग्रेसिव नहीं होती वहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। तो इस पॉइंट को भी हमें समझना है, वो ज़रूरी है ना। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहाँ पे अवेलेबल था, सरकार की पॉलिसीज़ इस तरीके की थी जो बिज़नेस को, ट्रेड को प्रमोट करे। और जो ब्रिटेन था दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट था। रॉ मटेरियल्स के लिए उनके पास अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल थे, मतलब बेहतरीन चांस था यहाँ पे। आप ये देखेंगे कि और कोई दूसरा देश ऐसा नहीं रहा होगा जो इंग्लैंड का मुकाबला उस टाइम पे कर सके। ओके, तो इसीलिए सब कुछ यहीं हो रहा था। मतलब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो इस लेवल की थी कि वॉर में वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे, और पूरा फोकस सरकारों का इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था कि जो काम दूसरे देश 30-40 साल बाद करने वाले थे वो काम ब्रिटेन पहले ही कर रहा था। वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी, अननेसेसरी टैक्स जो है वहाँ पे नहीं लगाया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि लोकल टैक्सेस और ऑक्ट्रॉय लगता था दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसे फैसिलिटेट तो करना पड़ता है। तो टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के पास इंसेंटिव था कि आप इंग्लैंड में बिजनेस करो, इंग्लैंड में इनोवेशन लेके आओ, और जो है आप अपना बिजनेस फ्रीली कर सकते हो, सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स जो है वो नहीं लगाएगी। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं जिसके अंदर इनोवेशंस होती है, ठीक है। तो ये उस समय जो है खेल चला और बेहतरीन चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। और मैंने आपको जैसा बताया कि टेक्सटाइल के अंदर सबसे बेहतरीन जो है इसका इस्तेमाल हुआ। सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बड़े स्केल पर रोल प्ले कर रहा था। तो आप एक चीज़ देखिए कि वीविंग के लिए, सिलाई के लिए उस समय जो है पहली एक खास इनोवेशन होती है जो ब्रिटेन में ही हो रही थी, फ्लाइंग शटल, है ना। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया एक वीवर थे जॉन के नाम के, ठीक। अच्छा, अब फ्लाइंग शटल से हुआ क्या कि जो वीविंग की स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई, और ये 1733 के अंदर हुई। फर्दर इसके अंदर एक मेजर चेंज आता है, और जेम्स हारग्रीव्स जो हैं वो स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल जॉन के ने इन्वेंट किया, और स्पिनिंग जेनी काफ़ी पॉपुलर मशीन है, ये आप देख सकते हैं, चरखे जैसी है देखने में, है ना। तो स्पिनिंग जेनी को जेम्स हारग्रीव्स जो हैं वो इन्वेंट करते हैं, और इसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट आई। देखिए, स्पिनिंग जेनी को फर्दर इंप्रूव किया रिचर्ड आर्कराइट ने, और उन्होंने वाटर फ्रेम नाम की ये मशीन बनाई।
तो ये तो एक तरीके से सेल्फ प्रोपेलिंग मशीन थी, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आप जो है आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस उतने बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे चलाते हैं, बढ़िया जो है काम शुरू हो जाता है ना। अच्छा, मशीन्स की अगर हम बात करें, मशीन के लेवल पे भी बेहतरीन काम हो रहा था। कॉटन जिन, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मशीन के फील्ड में क्या हुआ कि एडवर्ड कैटराइट जो है वो बेसिकली पावर लूम को इन्वेंट करते हैं 1785 के अंदर, ठीक। अब इसके बाद कॉटन जिन बनाने का जो श्रेय जाता है दैट इज एली वाइटले को। एली वाइटले इस पूरे के पूरे कॉटन जिन को बनाते हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि कॉटन की जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत फास्ट हो गई थी, मतलब बढ़िया तरीके से कॉटन प्रोसेस हो जाया करता था, और पहले तो सारा काम ह्यूमन के हाथों से होता था, अब ये मशीन कर रही थी तो जो है यहाँ पे काम और अच्छा होने लगा, है ना। दैट वाज द पॉइंट। देन आप देखेंगे कि ये इन्वेंशन चलती रही आगे, और रिचर्ड रॉबर्ट्स वो पहली ऑटोमेटिक वीविंग मशीन बनाते हैं 1825 के अंदर, ठीक है। तो ये एक बढ़िया मशीन बनाई इन्होंने, और अब जो है आपके यहाँ पे जो बुआई का काम है वो भी आसानी से होने लगा, मतलब जो वीविंग है या सीइंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से होने लगी थी, है ना। बड़े स्केल पे आप मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हो, और टेक्सटाइल के अंदर तो बहुत बेहतरीन काम हुआ। तो ये सारे नाम याद आप रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये खेल तो चलता रहा, स्टीम पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेम्स वॉट की स्टोरी में आपको ऑलरेडी कुछ हद तक बता चुका हूं कि उससे पुराना इंजन जो था उसके बाद ये स्टीम पावर को एनहांस करता हुआ पुराने वाले से 5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे लाया जाता है। और अब जो है आपको उतने बड़े ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये स्टीम पावर बहुत पावरफुल थी। अब ये सब तो चलता रहा, और यहाँ पे जब आप किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, उसके अंदर स्टील का इस्तेमाल होता है। स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, जिसमें हम मतलब बेहतरीन क्वालिटी का पिग आयरन, हाई ग्रेड आयरन जो है वो बनने लगा था, उसका इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे चीज़ें करने लगी थी। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो इन्वेंशन था वो भी वहीं हुआ। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप देखेंगे इसका बेनिफिट उस देश को तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सो दिस वाज द पॉइंट, ओके। हाई ग्रेड कास्ट आयरन ये बनाया जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस में, और ये काम भी जो है ब्रिटेन के अंदर ही हो रहा है। और इसका फ़ायदा ये था कि आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्केल पे आपको ऐसे सेंटर्स दिखेंगे। मैनचेस्टर, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बहुत बड़े एरियाज़ के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि फैक्ट्री टाउन्स डेवलप होने लगे, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास वो एमर्ज होने लगी, है ना। ये सब कुछ होने लगा था उस टाइम पे, ओके। सो दैट वाज द ग्रेट थिंग। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन के अंदर किस तरीके का इन्वेंशन हुआ। तो जब स्टीम इंजन आ चुका, अब स्टीम इंजन वो नहीं है रेल लाइन वाला इंजन, एक अलग इंजन है जो उसकी यूटिलिटी है उसकी हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर। अमेरिकन इंजीनियर्स रॉबर्ट फुल्टन वो इन्वेंट करते हैं पहली स्टीम बोट, क्लियर। क्लेरमोंट नाम की ये बोट स्टीम बोट है जो 1807 में इवेंट की जाती है, और यहां से आप देखेंगे सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी थी कि जो आज तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्टीमर्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1807 में होती है, और रॉबर्ट फुल्टन को ये जो है पूरा क्रेडिट हमें देना है, जो रेवोल्यूशनाइज करते हैं। मतलब पहले तो लोग सिर्फ लैंड कनेक्टिविटी के बारे में सोचते थे, अब हम बात कर रहे हैं स्टीम, मतलब आप देखेंगे इंजन पावर्ड बोट्स की। पहले तो आपको ह्यूमंस लेके जाने पड़ते थे, ह्यूमंस जो है वो चप्पू से चलाते थे, अब ये इंजन पावर्ड बोट्स हैं जो फास्ट ट्रेवल करती हैं, 24/7 ट्रेवल कर सकती हैं, आपको सिर्फ फ्यूल इसके अंदर डालना है, क्लियर। रॉकेट स्टीम इंजन की कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने ये इंजन बनाया था, जिसके बाद जो है मैनचेस्टर से लिवरपूल तक पहली रेलवे ट्रेन जो है वो दौड़ी थी 1830 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पहली रेलवे ट्रेन आपकी दौड़ी है मैनचेस्टर से लिवरपूल 1830 में, और इसी रॉकेट इंजन के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा सामान लेके जाया गया था। अब सैमुअल मॉर्स आपके यहाँ पे टेलीग्राफ जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। अब इस टेलीग्राफ का मेन खेल क्या हुआ, एक अटलांटिक केबल तक यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, ओके। मतलब आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, और दिस वाज दिस अटलांटिक केबल विच वाज ऑलरेडी देयर।
उसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन होता था। और एक रिमार्केबल चेंज आता है 1876 में, जब ग्रैहम बेल टेलीफोन को इन्वेंट कर देते हैं। अब तो मतलब कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इजी हो गया है। ये 1876 तक आपके यहाँ पे टेलीफोन आ चुका था, कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो यहाँ पे होने लगा था। और ये सभी फैक्टर्स एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे ब्रिटेन को एक पावरफुल यूनिट बनाने में, और उसका असर हमारे यहाँ पे भी हमें दिख रहा था, कहीं ना कहीं हो भी रहा था। और मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे होने लगी, प्रोडक्ट्स जो हैं स्टैंडर्डाइज होने लगे। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात आने लगी कि आप पूरी दुनिया के लिए सामान बनाओगे, सिर्फ छोटी मोटी मार्केट के लिए नहीं बनाना, पूरी दुनिया के लिए बनाना है। और जब आप पूरी दुनिया के लिए बनाते हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप कम करने के बारे में सोच सकते हो। और ब्रिटेन की जो लोकेशन है वो अपने आप में बेहद खास है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि ब्रिटेन में ही ये सब कुछ क्यों हुआ, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझिए कि कोल डिपॉजिट्स भी थे, आयरन ओर भी था, स्किल्ड वर्कफोर्स भी वहाँ पे मिल रही थी। ओके, तो सब कुछ एक जगह पे आपके पास अवेलेबल था, और यही रीज़न था कि ब्रिटेन इसके बाद ग्लोबल डोमिनेंस के अंदर जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि 19th सेंचुरी जो है वो ब्रिटिश सेंचुरी मानी जाती है, वो इसी रीज़न के कारण हम बोलते हैं। ओके, 60% ऑफ, मतलब आप देखेंगे ग्लोबल कॉटन टेक्सटाइल, उसके ऊपर ब्रिटेन का होल्ड था, इतना ज़्यादा पावरफुल वो यूज़ करते थे। ओके, तो टेक्सटाइल की कहानी है, और उस टाइम पे टेक्सटाइल ही एक मेजर इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो आप खुद ब खुद सोचिए 60% दुनिया के अंदर टेक्सटाइल का जो काम हो रहा है उस पर ब्रिटेन का होल्ड आ रहा है। ओके, कितना बड़ा यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। स्टील रेवोल्यूशन वो यहाँ से आता है, मतलब हेनरी बेसमर जो बेसमर प्रोसेस लेके आते हैं 1856 के अंदर, जिससे चीप स्केल पे हम जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं आपके स्टील का, और स्टील से ही आप रेलवे ब्रिज बनाओगे, स्टील से आप स्काई स्क्रैपर बनाओगे, सब कुछ स्टील से आप बनाने वाले थे, ठीक है। थॉमस एडिसन यहाँ पे एक कहानी लेके आते हैं कि भाई थॉमस एडिसन के ने जो है 1800 के अंदर आते आते इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी थी। मतलब आप देखेंगे कि पहला लाइट बल्ब, वो कहानी अब यहाँ से शुरू हो गई है, और पहला लाइट बल्ब जो है वो लाया गया था 1879 के अंदर। तो कितने बड़े स्केल पे ये काम शुरू हो रहा था, और इलेक्ट्रिक पावर का खेल शुरू हो चुका था। और इन सभी फाउंडेशंस के चलते जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, और इसने जो है उस समय की दुनिया को बदला, आज की दुनिया को भी कहीं ना कहीं इन्होंने बदला ही है। ओके, सो दिस इज हाउ इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन, यू कैन से, चेंजिंग द वर्ल्ड एट दैट टाइम, एंड टुडे ऑल्सो इट इज़ इवॉल्विंग। आज की दिन में भी जो है ये चीज़ें अभी भी आगे बढ़ रही हैं और इवॉल्व हो रही हैं। और जब तक ह्यूमैनिटी के अंदर ये क्वेस्ट रहेगी कि हमें कुछ नया करना है, हमें प्रोग्रेसिव बनना है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।